नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों की ओर। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों नामांकन का दौर जारी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गुरुवार को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। साथ ही बीजेपी ने उन्हें कौशाम्बी से सिराथू से उम्मीदवार बनाया है। सिराथू मौर्य का जन्म स्थान भी है और मौर्य के नामांकन पत्र दाखिल करते समय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि नामांकन दाखिल करने से पहले मौर्य ने कहा कि वो सिराथू का बेटा है। सिराथू मेरा है, कोई भी चुनाव लड़े उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नामांकन के समय बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। साथ ही इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहेंगी। सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव लड़ने की वजह से वो उत्तर प्रदेश की वीआईपी सीट हो गई है। अब सबकी नजरें वहीं लगी हुई हैं। दरअसल अखिलेश और शिवपाल के सामने कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारा है, क्योंकि सपा, बसपा और कांग्रेस ये सब एक हैं, इसलिए प्रत्याशी नहीं उतारा। इस बार के चुनाव में किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है, सब बिना मुद्दों के ही बात कर रहे हैं। सिर्फ बीजेपी है जो विकास, बिजली, पानी और सड़क जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। और पहले बीजेपी के 7 सीटों के लिए संघर्ष और अब टिकटों के बंटवारे को लेकर निषाद पार्टी के भीतर संग्राम मच गया है। बीते दिन गोरखपुर में निषाद पार्टी के दफ्तर के बाहर भी और भीतर जमकर हंगामा देखने को मिला। निषाद पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय निषाद ने कल शाम को अपने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की और कई सीटों पर उम्मीदवार के नाम देखकर पार्टी के भीतर बवाल शुरू हो गया। आपको बता दें कि सबसे पहले निषाद बहुल्य गोरखपुर ग्रामीण सीट पर ही हंगामा खड़ा हुआ और पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग थी कि उस सीट से संजय निषाद के बेटे सरवन निषाद को टिकट मिले। लेकिन पार्टी ने यही वादा भी किया था, लेकिन नई लिस्ट में गोरखपुर ग्रामीण से सरवन निषाद का नाम सामने नहीं आया। इसके बाद कार्यकर्ता हंगामा करने लगे। महिला कार्यकर्ताओं ने सीधी धमकी दी कि सरवन निषाद को गोरखपुर ग्रामीण से उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो उनका वोट निषाद पार्टी को नहीं मिलेगा। छोटी सी पार्टी चुनाव के बीच एक बड़ी मुसीबत सामने बनकर आ सकती है। साथ ही आपको बता दें कि सरवन निषाद को गोरखपुर ग्रामीण के बदले चौरी चौरा सीट से चुनाव में उतारा जा रहा है। उधर चौरी चौरा सीट से टिकट की उम्मीद लगाए नेताजी के लोग भी भड़क गए हैं। तो वहीं ईश्वर चंद जायसवाल के समर्थकों ने संजय निषाद और उनके बेटे सरवन निषाद का पुतला फूंककर अपना गुस्सा जाहिर किया। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और यूपी चुनाव के स्टार प्रचारक रहे कैंपेनर सचिन पायलट ने अब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारने पर बयान दिया है। बुधवार को कांग्रेस नेता ने कहा है कि पार्टी द्वारा दोनों के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारने का एक राजनीतिक शिष्टाचार है। यूपी चुनाव के स्टार कैंपेनर सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया है और बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने राज्य की रायबरेली सीट से समाजवादी पार्टी के कोई उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के खिलाफ नहीं उतारा है। ऐसे में अब राजनीतिक शिष्टाचार के रूप में अखिलेश यादव के खिलाफ करहल और शिवपाल यादव के खिलाफ जयवंत नगर से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में परिवर्तन निश्चित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि 5 साल सत्ता में रहने के बाद भी बीजेपी लोगों को धमकाकर वोट लेना चाहती है। हालांकि राज्य में कांग्रेस अपने घोषणा पत्र और उम्मीदवारों के दम पर चुनाव लड़ रही है। प्रियंका गांधी ने पहले ही महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया हुआ है और आपको बता दें कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में करहल सीट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। तो वहीं उनके चाचा और प्रसूपा प्रमुख शिवपाल यादव के खिलाफ भी पार्टी ने जसवंत नगर से कोई उम्मीदवार न उतारने का फैसला किया है। तो वहीं सोनिया गांधी की बात करें तो वो रायबरेली सीट से लगातार चौथी बार सांसद हैं। उन्होंने यहां से 2004, 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव जीत दर्ज की थी। तो वहीं सपा ने 2019 में लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी से उनके खिलाफ अमेठी से कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा था। तो वहीं बात करें पंजाब की, तो पंजाब के पठानकोट के वार्ड नंबर 19 में उस समय दहशत का माहौल बन गया जब वार्ड में बीजेपी की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें पठानकोट में बीजेपी उम्मीदवार और बीजेपी पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा को विशेष तौर पर पहुंचना था। लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही कुछ शरारती तत्वों की ओर से रैली में हंगामा कर दिया गया। इसमें तेजधार हथियारों से हुए हमले में करीब 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं।
घायलों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया। यही नहीं बल्कि इस रैली में लगाई गई कुर्सियां भी तोड़ दी गईं। साथ ही शरारती तत्वों ने रैली में पहुंचे लोगों को भी नुकसान पहुंचाया। बीजेपी की रैली पर हुए इस हमले को लेकर बीजेपी पंजाब प्रधान ने प्रशासन और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इस बारे में जब लोगों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो रैली में पहुंच रहे थे कि तभी वार्ड के ही कुछ शरारती तत्वों ने रैली न करने को लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया और तोड़फोड़ भी मचाई। इस दौरान रैली में आए शरारती तत्वों ने तेजधार हथियारों से रैली में मौजूद लोगों को जख्मी कर दिया है। उन्होंने बताया कि अश्विनी शर्मा के इस रैली में पहुंचने से पहले ही शरारती तत्वों ने हंगामा करना शुरू किया और इसके साथ ही रैली नहीं होने देने की बात कही। साथ ही जख्मी हुए लोगों ने इंसाफ की अब गुहार लगाई है। इस बारे में बात करते हुए डॉक्टर ने बताया कि कुछ लोग जख्मी हालत में हॉस्पिटल लाए गए थे, इनका इलाज जारी है। फिलहाल सभी की हालत ठीक बताई जा रही है। बीजेपी द्वारा आयोजित की गई इस रैली में हुए इस हमले पर बात करते हुए अश्विनी शर्मा ने कहा है कि बीजेपी की रैली में कुछ अराजक तत्वों ने हंगामा किया, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन कानून व्यवस्था बरकरार रखने में नाकामयाब साबित हुआ। और दिल्ली के उच्च अधिकारी की शुक्रवार को कोरोना पाबंदियों में ढील देने समेत कई मामलों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई है। इस संबंध में दिल्ली सरकार के एक अधिकारी के मुताबिक शुक्रवार को होने वाली बैठक में उच्च शिक्षण संस्थानों और स्कूलों को खोलने, जिम और स्पा को फिर से एक बार शुरू करने और नाइट कर्फ्यू को हटाने में दिल्ली आपदा प्रबंधन की प्राधिकरण के एजेंडे में सबसे ऊपर रहेगा। वहीं प्राधिकरण इस बात पर भी चर्चा करेगी कि कार में सफर करते हुए मास्क लगाने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जाए या नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट के जरिए बेतुका आदेश बताया गया था और पिछले कई दिनों के बाद पूरे शहर में कोरोना पॉजिटिविटी रेट में गिरावट दर्ज की गई है, जहां बुधवार को महीने में पहली बार 5% नीचे आ गई और 27 जनवरी को डीडीएमए ने बैठक में रेस्टोरेंट्स, बार, सिनेमा हॉल और थिएटर्स को 50% क्षमता के साथ दोबारा खोलने की अनुमति दी गई है। इस दौरान आपको बता दें कि अब वीकेंड कर्फ्यू को पूरी तरह से हटा लिया गया है। हालांकि इस बैठक में स्कूलों को खोलने को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया, जबकि नाइट कर्फ्यू का जारी रखने का फैसला किया गया था। जिम और स्पा मालिकों ने भी अपने कारोबार को खोलने को लेकर एजेंसी से मुलाकात की है और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बथोड़ी फिटनेस उद्योग को हुए घोटाले का हवाला देते हुए और घाटे का हवाला देते हुए उन्होंने एलजी को प्रस्ताव भेजने का आग्रह किया है। उन्होंने इस संबंध में कहा कि जब रेस्टोरेंट्स और बार खुल गए हैं, बसें और मेट्रो के अलावा मॉल्स और सिनेमा हॉल चल रहे हैं, ऐसे में जिम और स्पा को बंद रखने का कोई तर्क नहीं है। इस बैठक में डीडीएमए अलग अलग एजेंसियों के जरिए कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन को लेकर की गई कार्रवाई के संबंध में भी समीक्षा करने की उम्मीद जताई गई है। हालांकि अधिकारियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि वॉलंटियर के जरिए मास्क न पहनने वालों को जुर्माने के लिए दिखाया गया अति उत्साह, विशेष रूप से अकेले ड्राइविंग करते समय अपने कारों के अंदर बैठे लोगों पर भी, इससे लोगों को बहुत परेशानियां हो रही थी। और संसद में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के भारत सरकार की विदेश नीति की वजह से चीन पाकिस्तान करीब आ रहे हैं। इस बयान पर अब अमेरिका ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी की विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि मैं राहुल गांधी की इस टिप्पणी का समर्थन नहीं करूंगा। राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रभावी नीतियों के कारण चीन और पाकिस्तान पहले से और ज्यादा करीब हैं। राहुल के इस बयान पर सवाल पूछने पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा, ये पाकिस्तान और चीन का मुद्दा है और इसे उन दोनों देशों पर ही छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं निश्चित रूप से उन टिप्पणियों का समर्थन नहीं करूंगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही चर्चा में भाग लेते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर परोक्ष रूप से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश को शहंशाह की तरह चलाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने सरकार की नीतियों के चलते आज देश के आंतरिक और बाहरी मोर्चे पर बड़े खतरे का सामना कर रहा है। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि यह दावा किया बल्कि कि केंद्र सरकार की नीति के कारण ही आज चीन और पाकिस्तान एक साथ आ गए हैं। आप चीन और पाकिस्तान को साथ ला चुके हैं। मुझे कोई संदेह नहीं है कि चीन के पास स्पष्ट योजना है। इसकी बुनियाद डोकलाम और लद्दाख में रख दी गई है। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आपने जम्मू कश्मीर और विदेश नीति में बहुत बड़ी राजनीतिक गलतियां की हैं। आप दो मोर्चों को एक मोर्चे में बदल रहे हैं। और राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगा दिया इस दौरान कि इस सरकार में दो हिंदुस्तान बन गए हैं।
जिनमें एक है अमीरों का और दूसरा गरीबों के लिए। राहुल गांधी ने यह दावा भी कर दिया है कि देश के सामने खड़ी प्रमुख चुनौतियों का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया। उन्होंने ये कहा कि मेरे परनाना जवाहरलाल नेहरू इस राष्ट्र को बनाने के लिए 15 साल तक जेल में रहे हैं। मेरी दादी इंदिरा गांधी को 32 गोलियां मारी गईं और मेरे पिता राजीव गांधी को विस्फोट से उड़ा दिया गया। इन्होंने इस राष्ट्र को बनाने के लिए अपनी कुर्बानी दी है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत जानता हूं कि राष्ट्र क्या है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी पर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए आरोप लगाया गया कि उन्होंने भाजपा सांसद हेमा मालिनी का अनादर कर महिलाओं का अपमान किया है। मथुरा में मंगलवार को दरअसल एक रैली को संबोधित करते हुए चौधरी ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनके उम्मीदवारों में से एक को तोड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने जिले के लोकसभा सांसद मालिनी का हवाला दिया। चौधरी ने रैली में कहा कि उन्होंने योगेश हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ और हम आपको हेमा मालिनी बना देंगे, और मुझे नहीं पता कि वो मेरे लिए भी किस तरह की बातें कह रहे हैं। उन्हें हमसे कोई प्यार या स्नेह नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि आपको क्या मिलेगा मुझे खुश करके। मैं हेमा मालिनी नहीं बनना चाहता। मालिनी ने अभी तक रालोद प्रमुख की टिप्पणी का जवाब फिलहाल नहीं दिया है। हालांकि भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने चौधरी की आलोचना की और कहा है कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अनुराग ठाकुर ने एक ट्वीट में कहा कि जयंत जी, हेमा मालिनी जी देश की एक बेहतरीन राजनेता और अभिनेत्री हैं। भारतीय महिला सशक्तिकरण की प्रतीक है। उन पर तंजकस या कटाक्ष करके आप उन अनगिनत महिलाओं का अपमान कर रहे हैं जो अपनी पहचान बनाने के लिए प्रयासरत हैं। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि जयंत जी, हम आपको हेमा मालिनी बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जनता ने आपको नकार कर हेमा जी को चुना तो वो उनकी काबिलियत पर, उनसे जुड़ाव पर, उनके काम पर। जयंत, आपको माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं चुनावी तनाव के बीच नवजोत सिंह सिद्धू के सामने एक पुरानी मुसीबत आकर खड़ी हो गई है। दरअसल रोड रेज के पुराने मामले में नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ सजा बढ़ाने की मांग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर को सुनवाई करेगा। 34 साल पुराने इस मामले में सिर्फ जुर्माने की सजा हुई थी। 1988 की घटना में गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट ने सिद्धू को 3 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को बरी कर दिया था, लेकिन पीड़ित परिवार ने 2018 में पुनर्विचार की मांग की थी और अब ऐन चुनाव से बीच में उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर के बाद सुनवाई करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये साफ कर चुका है कि सिर्फ सजा बढ़ाने की मांग पर विचार होगा। और आपको बता दें कि सिद्धू को आईपीसी की धारा 323 के तहत सिर्फ मारपीट का दोषी माना गया है। इसमें अधिकतम 1 साल की सजा का प्रावधान है। 1 साल की सजा राहत की बात करें तो लेकिन चुनाव के बीच सिद्धू पर जेल जाने का खतरा अब बरकरार है। इधर चुनावी माहौल और तनाव के बीच सिद्धू माता वैष्णो देवी के दर पर भी पहुंच गए हैं। दरअसल वो अमृतसर पूर्व सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और इसी सीट से शियत के बिक्रम सिंह मजीठिया भी चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में 18 सालों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, लिहाजा सिद्धू भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। दर्शन से पहले सिद्धू ने ट्विटर पर माता के प्रति अपनी आस्था का जिक्र भी किया। नवजोत सिंह सिद्धू ने लिखा कि धर्म के रास्ते पर चलते हुए मुसीबतों में मां वैष्णो देवी ने हर बार रक्षा की। सिद्धू की यात्रा को चुनाव के तनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हालांकि पार्टी सूत्रों का यह कहना है कि सिद्धू की ये यात्रा पहले से ही तय थी।